मेरा नाम करिश्मा है। दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में गांव के अनपढ़ और गरीब लोगों को 5 लाख देकर उनकी जवान लड़कियों पर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जाता था, यह जानकर आपके भी शरीर कांप उठेगा। मेरा आज मेडिकल कॉलेज में पहला दिन था और आज मैं बहुत खुश थी। मैं अपने करीब से चारों तरफ जो गुजरे हुए लोग देखकर सफ़ेद कोट पहने हुए थे और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे और डॉक्टर को देख देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ की ज़िंदगी हमारे गांव की ज़िंदगी से कितनी अलग है। ना लड़के और लड़कियाँ एक साथ ही हंस बोल रहे हैं। हमारे गांव में तो लड़के और लड़कियों को आपस में ज़्यादा बात करने की परमिशन नहीं होती है और यहाँ तो शहर में सब कुछ बिल्कुल अलग था। अपनी मर्जी से जिसे चाहो बोल सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से ही कपड़े पहन सकते हैं। घर से निकलने पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। वरना गांव में तो लोग लड़कियों को घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता था। यहाँ पर लड़कियों ने जीन्स टॉप पहनी थी। दिल्ली में मेडिकल कॉलेज में बहुत ही अजीब माहौल था, जबकि मैंने हमेशा लड़कियों वाले स्कूल और कॉलेज से ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। मैं बहुत ही मेहनती इंटेलिजेंट लड़की थी। सारे गांव से लड़कर मेरे माता पिता ने इस कॉलेज में एडमिशन करवाया था। अभी मैं अपने मेडिकल कॉलेज के चारों तरफ घूम घूम कर ही देख रही थी कि अचानक एक लड़की मेरे पास आकर कहने लगी कि क्या तुम न्यू एडमिशन हो। मैंने कहा हाँ, मैं न्यू एडमिशन हूँ। उस लड़की ने जैसे ही अगला सवाल किया था कि तुम कहाँ से आई हो और तुमने किस कॉलेज से पढ़ाई की है, थोड़ा कुछ हमें भी अपने बारे में भी बताओ। मैंने कहा जी बिल्कुल बताती हूँ, मैं गांव से आई हूँ। हमारे गांव का नाम फाजलपुर है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की है। बचपन से ही मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और इसीलिए मैंने आज तक बहुत ही मेहनत की है और इसीलिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो वह कहने लगी कि चलो मैं तुम्हारी क्लास में छोड़कर आती हूँ। अभी तुम्हें अपनी क्लास के बारे में पता नहीं होगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। मैंने सुना है कि पहले दिन सीनियर अपने जूनियर को बहुत परेशान करते हैं और शायद यह लड़की भी मेरी सीनियर ही थी। मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ी कमी है, वह यह थी मुझे लोगों को जवाब नहीं दिया जाता। मैं लोगों की बातों को बड़ी आसानी से सुन लेती हूँ और लोगों का सामना करने से भी डर जाती हूँ। अभी भी ऐसा ही हुआ था। उस लड़की से कहना चाहती थी कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती, तुम यहाँ से जाओ, मगर मेरे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला था और वह लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर जाने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैं हाथ छोड़ना चाहा मगर उस लड़की ने और भी मजबूर से मेरा हाथ पकड़ लिया था और आगे बढ़ने लगी थी। वह मुझे लेकर कैंटीन में आ गई थी। वहाँ देखा तो उसके ग्रुप के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। वह 3-4 लोग थे, जिसमें एक लड़की थी और 2 लड़के थे। डर की वजह से मैं रोना शुरू कर दिया था। वह लोग मुझे देखकर हंसने लगे थे और वह लड़की जो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, वह कहने लगी कि चलो जल्दी से अपने पैसे निकालो और हम सबको पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। मैंने कहा कि देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं गांव से आई हूँ और गरीब लड़की हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे तंग मत करो। लेकिन उस लड़की ने ज़बरदस्ती आगे बढ़कर मेरे हाथ से मेरा पर्स छीन लिया और इसमें से पहले वह मेरे पर्स को खोलने की कोशिश करती, अचानक ही किसी ने आकर उस लड़की के हाथ से मेरा पर्स छीन लिया और मुझे वापस दे दिया। मैंने देखा था कि वह एक लड़की थी। वह लड़की लगभग मुझसे 5 साल बड़ी लग रही थी। वह लोगों की सीनियर भी थी। उसका एटीट्यूड और गुस्सा देखकर वह सब लोग वहाँ से डर के मारे भाग गए थे। उसी टाइम मेरी उस लड़की के साथ अच्छी बातचीत धीरे धीरे शुरू हो गई। हम दोनों बातचीत होते होते हम दोनों एक दूसरे से अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। उसका नाम कियारा था और वह एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। वह अमीर माता पिता की बिगड़ी हुई एकलौती औलाद थी। मैंने उसे बड़ी हैरानी होकर पूछा कि तुम इतनी बड़ी होने के बाद एडमिशन ले रही हो, आखिर ऐसा क्यों? तुम्हारी एज के लोग तो डॉक्टर बन जाते हैं। तो वो कहने लगी कि मेरे पेरेंट्स की चाहत थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मेरा मूड नहीं था, बल्कि मेरा मूड पढ़ाई लिखाई में तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। यह तो मेरे पेरेंट्स के बिना पर यहाँ पर आ गई हूँ, वरना मैं तो पढ़ाई से बहुत दूर रहना चाहती हूँ। मुझे कोई डॉक्टर बनने का शौक़ नहीं। अपने पेरेंट्स के कहने पर मैं काफ़ी पढ़ लिख गई थी। फिर मेरा उन्होंने यहाँ पर एडमिशन करवा दिया। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने पेरेंट्स की चाहत को पूरा करने के लिए आई हूँ।
मैंने सोच लिया कि मैं अपने पेरेंट्स की खुशी के खातिर यहाँ आ जाती हूँ, लेकिन अगर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा तो ठीक नहीं, मैं और वापस चली जाऊँगी। मैं उस लड़की की बात सुनकर इम्प्रेस हुई थी, बल्कि मैं क्या, वहाँ से सारे लोग उसके इम्प्रेस हो जाते थे। उसका ड्रेसिंग स्टाइल, बोलने का स्टाइल इतना अच्छा होता था कि सारे लोग उसे देखते रह जाते थे, और वह देखने के भी बहुत प्यारी थी। उसने कॉलेज में आते ही काफ़ी सारे सीनियर्स के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी, लेकिन मेरी उसके अलावा कोई फ्रेंड्स नहीं थी। हम दोनों ने हॉस्टल में एक ही रूम लिया था और हम दोनों एक ही साथ कॉलेज जाते थे। मुझे कभी उसकी हरकतें अजीब सी लगती थी, ऐसा लगता कि वह कुछ छुप छुप कर काम करती है। एक दिन मैंने यह जानने की कोशिश की और चोरी छुपके उसको देख लिया तो वह सिगरेट पी रही थी। मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। मेडिकल कॉलेज का माहौल इतना साफ सुथरा नहीं होता, वहाँ से ही बुराइयाँ जन्म लेती हैं, मगर मैं अपने फ्रेंड की जान को खतरा नहीं होने दे सकती थी और उसको दलदल में जाने नहीं दे सकती थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम इस गलत चक्कर में पड़ी रही तो मैं तुमसे अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर लूँगी। मेरे समझाने पर कियारा कहने लगी कि मैंने सीनियर से ही सिगरेट लिया था। वह कह रहे थे कि अगर तुम हमारे फ्रेंड्स रहना चाहती हो तो तुम्हें सिगरेट पीना पड़ेगा और वह सारे काम करने पड़ेंगे जो हम कहते हैं, और तुम कह रही हो कि सिगरेट छोड़ दूं। चलो, मैं तुम्हारे सामने नहीं पीऊँगी। मैं दिन रात अपनी पढ़ाई दिल लगाकर करती थी, मगर कियारा सारा दिन इधर उधर घूमती रहती थी। उसकी पढ़ाई में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसने यहाँ के डॉक्टर के साथ भी फ्रेंडशिप की हुई थी, जबकि मेरा तो आज तक किसी से बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई थी। पहले एग्ज़ाम हुए तो कुछ दिनों की छुट्टियाँ आ गई थी। मैंने अपने गांव में छुट्टियाँ गुजारने के लिए चली गई थी। जब घर गई तो मैं अपने पेरेंट्स को कुछ परेशान देखा था। मैंने पूछा था कि क्या हुआ है। तो मेरे पिताजी कहने लगे कि बेटी, तुमने अपने कॉलेज में पर कहीं सुहानी नज़र आई है? सुहानी हमारे गांव की सबसे गरीब आदमी राजू अंकल की बेटी थी। वह 16 साल की थी। मैंने अपने पिताजी से बड़े हैरानी से पूछा कि वह लड़की भला मुझे मेरी कॉलेज में क्यों नज़र आएगी? पिताजी, उस लड़की का भला वहाँ पहले क्या काम है? पिताजी कहने लगे कि बेटी, तुम्हें क्या बताऊँ, बहुत बुरा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के कुछ लोग आए हुए थे। उन्होंने राजू को बहुत सारे पैसे दिए थे और कहने लगे कि हम तुम्हारी बेटी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, 5 दिन बाद तुम्हारी बेटी को वापस भेज देंगे। राजू ने लालच में आकर उन लोगों से पैसे ले लिए और अपनी बेटी को लोगों के हवाले कर दिए। आज 7वां दिन हो गया था और अभी तक वह सुहानी को लेकर नहीं आए। यह सुनकर तो मैं भी परेशानी में पड़ गई थी और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरे हिसाब से तो राजू अंकल को अपनी बेटी को गैर लोगों के हवाले नहीं करना चाहिए था। आखिरकार कोई पिता पैसे की लालच में आकर अपनी बेटी को किसी के हवाले कैसे कर सकता है? पिताजी कहने लगे, राजू सिर्फ क्या करता, आसपास के गांव वालों ने भी और हमारे गांव वालों ने भी, काफ़ी सारे लोगों ने उन लोगों से पैसे लेकर अपनी बेटियों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेज दिया है। अब सबके सब अपनी बेटियों के लिए परेशान हो रहे हैं कि हमने तो डॉक्टर पर भरोसा करके भेजा था, हमें क्या पता था कि वह लोग हमारी बेटी को नहीं भेजेंगे। मैंने पूछा, पिताजी, किसी को डॉक्टर का नाम याद है? लेकिन पिताजी ने बताया कि बेटी, डॉक्टर की शक्ल तो दूर, किसी ने डॉक्टर का नाम या फिर किसी एड्रेस के बारे में भी कुछ नहीं पता। मामला इतना सीधा नहीं था जितना नज़र आ रहा था। एक्सपेरिमेंट के नाम पर लड़कियों को मेडिकल कॉलेज ले जाना यह कोई मामूली सी बात नहीं थी। पिताजी ने मुझसे कहा, बेटी, अब सारी उम्मीदें तुमसे है। तुम तो वहाँ पर पढ़ती हो ना, वहाँ पर पता करो कि बेचारे लड़कियों को कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मैंने अपने पिताजी को तसल्ली देकर वापस आ गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर मैं क्या कर सकती थी? मुझमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से खुलकर भी बात कर लेती। किसी को कोई काम करने पर भी बात करते हुए बुरी तरह से घबरा जाती थी। भला मैं कैसे इस मैटर तक पहुंच सकती थी? मैंने सोचा कि मैं यह सारी बात किराया को बता देती हूँ, हो सकता है वह मेरे को हेल्प कर दे। उसके तो बहुत सारे डॉक्टर, काफ़ी लोगों के साथ अच्छी जान पहचान थी, वह तो किसी से भी पता कर सकती थी। मैंने कियारा को सारी बात बताई और उसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की। हम क्लास लेने के बाद अस्पताल जाते थे। मुझे उम्मीद थी कि वहाँ जाकर कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा। अगले दिन जब हम क्लास लेने के बाद अस्पताल आ गए तो मैंने अपने हिसाब से सारे हॉस्पिटल को अच्छी तरह से देख लिया था।
मगर मुझे सुहानी और बाकी कोई भी लड़कियां नज़र नहीं आई थी। मैंने कियारा से भी पूछा मगर उसने भी यही कहा कि एक दो डॉक्टर से पूछा है, उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसी कोई लड़कियाँ नहीं लाई गई, वह कोई और अस्पताल होगा। मुझे भी यही लग रहा था कि वह यहाँ नहीं किसी और अस्पताल में होगी। अभी तो गांव जाने में काफ़ी टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई ना कोई बात तक मेरे सामने आ ही जाएगी। मुझे आजकल कियारा के रंग ढंग बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने कभी कभी रात को मेरी आँख खुल जाती थी तो वह मुझे अपने बिस्तर पर नज़र नहीं आती थी। क्लास टाइम पर भी वह अपनी सीट पर नहीं होती थी, ना जाने वह कहाँ गायब हो जाती थी। एक दिन मैंने उसे किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। वह मेरे बारे में कह रही थी कि अरे वह तो बड़ी बेवकूफ़ लसी लड़की है, उसे मेरी हरकतों पर क्या शक हो सकता है। वैसे भी वह लड़की अपने काम से काम रखने वाली है। कियारा यह बात नहीं जानती थी कि मैं उसकी बातें सुन रही हूँ और उसे यह भी पता था कि मैं लोगों के मैटर में नहीं पड़ती हूँ और अपने काम से काम रखती हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने इर्द गिर्द गलत होने वाले कामों से सावधान रहती हूँ और इस बात का ध्यान रखती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। यह अलग बात है कि मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती और खामोशी से रहती हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी हरकतें हैं जो कियारा भला जिनके बारे में कियारा मुझसे छुपा रही थी। मैं अब कियारा पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। वह एक लापरवाह किस्म की लड़की थी जो मेडिकल कॉलेज में सिर्फ ऐश करने और टाइम पास करने के लिए आई हुई थी। लेकिन जो बातें कियारा मेरे बारे में फ़ोन पर कर रही थी, उन्हें सुनने के बाद तो मेरा दिल दुखा था, क्योंकि मैं उसे अपनी अच्छी फ्रेंड समझती थी। लेकिन वह तो मुझे कुछ न कुछ ज़रूर छुपा रही थी। कियारा छुट्टियों में अपने घर पर नहीं गई थी और ना ही एक बार भी उसके पेरेंट्स यहाँ उससे मिलने के लिए आए थे। और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उसे पढ़ने लिखने का कोई शौक ही नहीं था। एक दिन मैंने उसे अस्पताल के बड़े डॉक्टर के साथ उनके केबिन में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए देखा था। यह देखकर मैं चौंक गई थी। वह डॉक्टर सर्जन थे और बड़े ही एटीट्यूड वाले थे, मगर इस तरह से कियारा के साथ उनका हंसी मजाक करते हुए देखकर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रही थी और आधा साल गुजर गया था, लेकिन अभी तक पता नहीं चला था कि वह लड़कियां कहाँ पर हैं। कुछ दिनों की बात है कि हम लोग अस्पताल के कॉरिडोर से गुजरते हुए टाइम अचानक एक पेशेंट के चेहरे से चादर हट गई। उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। उसका चेहरा देखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। वह और कोई नहीं बल्कि सुहानी थी। यहाँ पर वह क्या कर रही थी और फिर स्ट्रेचर पर सब कुछ देखकर तो मेरा दिमाग घूम गया था। इसका मतलब कि मेरे पिताजी बिल्कुल सच कह रहे थे। उसे यहाँ पर इस हालत में देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं जब होश में आई और पीछे मुड़ी तो जाने स्ट्रेचर उसे कहाँ ले गया था। मैं भाग भाग कर उसकी तरफ भागी थी और मुड़ मुड़ कर चारों तरफ देख रही थी, मगर इतनी देर में उसे लिफ्ट में लेकर जा चुके थे। लिफ्ट पर 4th फ्लोर लिखकर आ रहा था। मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसीलिए सीढ़ियों से भागते भागते ऊपर की तरफ चली गई। 4th फ्लोर तो इमरजेंसी वार्ड है और वहाँ पर काफ़ी बड़ा वार्ड है। मैंने ऊपर जाकर इधर उधर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया था। ना जाने वह वार्ड बॉय उसे स्ट्रेचर पर ले जाकर कहाँ ले गया था। मैं इधर उधर देख रही थी, तभी कियारा अचानक रूम से मुझे निकलती हुई नजर आई थी। मैंने उसे घूरते हुए कहा और उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहने लगी कि मुझे डॉक्टर जतिन से कुछ काम था, इसीलिए यहाँ पर आई थी। तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने जोश में आकर उससे कहा कि अभी मैं अपने गांव की लड़की सुहानी को यहाँ स्ट्रेचर पर लाते हुए देखा। वो स्ट्रेचर पर बेहोश लेटी हुई थी और पता नहीं उसे किस वार्ड में ले जाया गया। कियारा कहने लगी कि तुम्हें गलतफहमी होगी, यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई थी। हाँ, थोड़ी देर पहले एक स्ट्रेचर आया था और उसमें एक औरत लेटकर आई थी। वह लगभग 50 साल की औरत थी और वह हार्ट पेशेंट थी। दिल में सोचा कि मुझे कोई गलतफहमी हो सकती है। मैं अपनी आंखों से सुहानी को स्ट्रेचर पर लेटे हुए देखा था और मुझे अपनी आंखों पर पूरा यकीन था। इस अस्पताल में ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे पता करना होगा कि यहाँ पर इतने टाइम से क्या हो रहा है। कुछ ही देर गुजरी थी कि कियारा की संगत में रहकर मुझे भी अब हिम्मत आने लगती थी और मैं काफ़ी हद तक खुलकर बदल चुकी थी। लेकिन यह सोच रही थी कि कियारा का यहाँ होने का क्या मतलब था, उसका यहाँ पर भला क्या काम था
और उसकी बात पर मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था। मैंने कई बार ऑपरेशन रूम में भी जाकर देखा था, मगर मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला था। मगर यहाँ सब जानते थे कि चक्कर में मेरी पढ़ाई बहुत कुछ बुरा असर पड़ रहा था। मेरा ध्यान पढ़ाई से हट रहा था। सारी रात हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करती रही और कियारा का इंतज़ार करती रही, मगर वह सारी रात रूम में नहीं आई थी। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। आज से पहले तो ऐसे कभी भी नहीं हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर बाद खिड़की में जाकर बार बार देख लेती थी, अभी तक वाई क्यों नहीं। मैं उसके लिए परेशान हो रही थी और हॉस्टल में वार्डन के पास भी गई थी। उनसे कहा कि कियारा कुछ पता करो, वह वहाँ पर नहीं है, काफ़ी टाइम से अपने कमरे में नहीं आई है। रात गुजरने वाली है और उसका अभी तक कोई पता नहीं। वार्डन किराया को लापरवाह कहने लगी। उसके बाद वह कहने लगी कि हाँ, थोड़ी देर पहले मेरे पास डॉक्टर जतिन का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि उनकी असिस्टेंट आज नहीं आई थी, तो इसलिए उन्होंने अपने पास कियारा को रोक लिया था ताकि उनके साथ कुछ काम करवा दे। यह सुनकर मैं दंग रह गई थी कि किराया डॉक्टर जतिन से अचानक इतनी बड़ी फ्रेट कैसी। एक दिन मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम छोटी हो तो छोटी रहो, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। मैं अपने फ्रेंड को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। एक दिन जब वह आई तो उसकी तबीयत बड़ी अजीब सी हो रही थी। वह रूम में आते ही बिस्तर पर लेट गई थी और लेटे हुए बेहोश हो गई थी और नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने उसके करीब जाकर उसे आवाज़ लगाई और उससे कहा कि क्या हुआ। कियारा कहने लगी कि डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया है। मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गई थी और मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार कि अब कियारा भी उन लड़कियों में शामिल हो गई थी जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। मैंने कियारा को झकझोरते हुए उससे पूछा कि कियारा, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो, कैसे एक्सपेरिमेंट, क्या हुआ है कि डॉक्टर ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया है, बताओ। वह मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि वह तो गहरी नींद में जा चुकी थी। मैं बहुत डर गई थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। पहले मेरे गांव की लड़कियां, अब कियारा की तबीयत खराब रही थी। वह ठंड की वजह से बुरी तरह से काँप रही थी। उसको तेज बुखार भी हो रहा था। न जाने कैसा एक्सपेरिमेंट किया गया था। मैंने कियारा को ब्लैंकेट उड़ा दिया और कभी मैं उसके सर पर पानी की पट्टियाँ कर रही थी तो कभी मैं उसका टेम्परेचर चेक कर रही थी। सुबह के टाइम पर जाकर उसकी तबीयत थोड़ा बेहतर हुई थी। मैं कॉलेज चली आई थी। आज मैं कॉलेज के अस्पताल जाने की बजाय सीधा हॉस्टल आ गई थी। मेरा ख्याल था कि कियारा आराम कर रही होगी, मगर यह देखकर मेरा दिल रुक गया था। जब मैंने रूम में जाकर देखा तो रूम खाली था, कियारा नहीं थी। मैंने वार्डन से पूछा तो वह कहने लगी कि वह तो कॉलेज चली गई। मैं हैरानी से सोचा कि वह तो कॉलेज नहीं आई हुई थी, फिर वहाँ से कहाँ चली गई। फिर एकदम से मुझे याद आया कि कियारा ज़रूर अस्पताल गई होगी। मैं जल्दी से अस्पताल की तरफ भागी। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला था। मेरी एक नर्स से बात हुई तो उसने बताया कि किराया डॉक्टर जतिन के साथ है। डॉक्टर जतिन और किराया पर कोई एक्सपेरिमेंट किया था। ज़रूर ऐसा ही होगा। किराया अब डॉक्टर से बदला लेने के लिए पहुंच गई होगी, क्योंकि वह अपने साथ तो गलत होने नहीं देती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी ऑपरेशन थिएटर से दूर ही थी कि वह सामने से आई। मुझे उसके साथ डॉक्टर जतिन भी मौजूद थे। दोनों को हंस हंस कर बातें करते हुए नजर आ रहे थे। मेरा अंदाज़ा तो बिल्कुल गलत साबित हुआ था। जैसा कि मैं सोच रही थी, वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे और उन्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कोई बात हैगा। मैंने फैसला कर लिया कि इस बारे में मुझे कियारा के पेरेंट्स को बता देना चाहिए ताकि वह अपनी बेटी को बचा लें। एक बार मुझे कियारा ने अपने घर का एड्रेस बताया था और उसी दिन मैंने बातों ही बातों में सोच लिया था कि मुझे किसी न किसी दिन किराया के घर जाना ही होगा और वहां जाकर उसके पेरेंट्स को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि आपकी बेटी ना जाने किन चक्करों में पड़ गई है। औरतों की बात को तो यह कियारा वार्डन को भी अपने बस में किया हुआ था। जैसे कि आराम से झूठ बोलने को कहती, वह इस तरह से बात को झूठ बनाकर बता देती कि वह उसके भी पेरेंट्स है। आने वाले से पूछताछ उससे नहीं करती थी, जबकि कोई भी लड़की वार्डन के परमिशन के बिना बाहर नहीं निकलती थी। मुझे अब शक होने लगा था कि कहीं कियारा अभी इस गैंग में तो शामिल नहीं हो गई, क्योंकि उसके बड़े बड़े डॉक्टर के साथ ही अच्छी जान पहचान हो गई थी और कुछ ही दिनों बाद हमारा ट्रिप जा रहा था। ट्रिप का तो बस नाम था, असल में तो यह एक गांव के कैंप लगाने जा रहे थे। पूरे 5 दिन वहां लोगों को ट्रीटमेंट करना था।
मुझे लगा था कि शायद कियारा नहीं जाएगी, मगर वह तो जाने के लिए सबसे पहले तैयार होकर बैठी थी। जिस दिन हमें ट्रिप के लिए निकलना था, इससे पहले वाली रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं तो ब्लैंकेट में लेटी रही। कियारा को यही लगा कि मैं सो रही हूँ। तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी तो वह बड़ी खामोशी से उठी और अपना मोबाइल लेकर गैलरी की तरफ चली गई। मैं भी चुपके चुपके उठी और गैलरी के दरवाजे की तरफ कान लगा दिए थे। किसी से कह रही थी कि हाँ, कल प्लान बिल्कुल पक्का है। लगभग 15 लड़कियों को लाने का कॉन्ट्रैक्ट है। इसी सिलसिले में पैसों का भी बंदोबस्त हो गया है। पहले तो 5 लाख दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार डबल करके 10 लाख रुपए देने के बारे में सोचा है, ताकि उन लड़कियों को पेरेंट्स को किसी भी तरह का हम पर कोई शक न हो और अपनी बेटियों को भेजने से इनकार न कर सके। हम पैसे से उनके दिल में इतना लालच भर देना चाहते हैं कि वह लोग बिना सोचे समझे ही अपनी बेटियों को हमारे हवाले कर दे। वैसे भी सिर्फ 1 महीने की तो बात है। मैं गैलरी के दरवाजे से कान लगाकर सारी बातें सुन रही थी और मुझे अब यकीन नहीं आ रहा था कि सच में मेरा शक सही निकला। कियारा उन लोगों के साथ मिल गई है। मुझे एक सच का तो पता चल गया था। अब मुझे उन लोगों तक पहुंचना था जो इस सब में काम में शामिल थे, और मैं बड़ी आसानी से कियारा के थ्रू लोगों तक पहुंच सकती थी। शायद यह लगभग भी मुझ पे भगवान की कृपा थी। मुझे कियारा पर शक होने लगा था, वरना मैं तो कभी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अब मुझे सिर्फ कियारा पर नज़र रखनी थी और मुझे पता चल जाता कि इस काम के पीछे कौन कौन से बड़े डॉक्टर शामिल हैं और कौन कौन से गैंग का हिस्सा है, कौन सी लड़कियों को कहाँ पर रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक बार मुझे यह सब कुछ पता चल जाता तो मैं फ़ौरन ही पुलिस को बुला लेती। अगले दिन गांव जाने का प्रोग्राम बना। हम सब लोग वहां जाने के लिए बस के अंदर बैठ गए थे। मैंने अपनी क्लास वालों से पूछा कि कियारा कहाँ रह गई, अभी तक क्यों नहीं आई, तो वह हंसकर कहने लगे कि अरे वह तो डॉक्टर जतिन के साथ उनकी कार में आ रही है। अब पूरा अस्पताल, यहाँ तक कि अस्पताल के पेशेंट को भी इस बारे में पता चल गया था कि डॉक्टर जतिन और कियारा के बीच में कुछ चल रहा है। मुझे तो उम्मीद है कि जल्दी यह दोनों शादी भी कर लेंगे। बस में मौजूद सारे लोगों के हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि सारे लोग उनके अफेयर के बारे में बातें कर रहे थे और नोटिस कर रहे थे। फिलहाल हम दिल्ली से अजीब और गरीब गांव में आ गए थे। गरीब बहुत ज़्यादा थी। हम लोग अपना रहने का इंतज़ाम खुद ही वहां पर एक बड़े मैदान में टेंट हाउस लगाकर कर लिया था। कियारा और मैं एक ही ग्रुप में थे। हम 8 लड़कियों का ग्रुप था। रात के टाइम हो गया था और सारी ही लड़कियां टेंट हाउस में सो गई थी, लेकिन कियारा चुपके चुपके बाहर चली गई थी और वह जाकर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अगर मैं उसके पीछे जाकर उसकी बातें सुनती तो उसको मेरे ऊपर शक हो जाता है, इसलिए मैं टेंट हाउस में ही बैठकर उसे देखती रही। तभी डॉक्टर जतिन भी आ गए और वह दोनों बहुत देखकर एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी, वह लोग क्या बातें कर रहे थे और मैं यहाँ पर सब कुछ जानना चाहती थी और यह सब जानने के लिए बड़ी बेताब हो रही थी। और वहाँ पर हमारा 5 दिन प्रोग्राम था, लेकिन कियारा हमारे ग्रुप की लड़कियों के साथ रहने की बजाय डॉक्टर जतिन को असिस्ट कर रही थी। अगले दिन मैंने देखा कि डॉक्टर जतिन और कियारा गांव के अंदर जा रहे थे, लेकिन सारे गांव के लोग तो हमारे कैंप के आए हुए थे, तो फिर वह दोनों गांव के अंदर क्या करने जा रहे थे। मैं समझ गई थी कि यकीनन यह लोग उन लड़कियों के पेरेंट्स को पैसे देने जा रहे हैं और उनके साथ में एक बड़ा सा बैग भी था जिसमें पैसे थे। मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से वॉशरूम जाने का बहाना लेकर उन लोगों के पीछे चली गई। अंदाज़ा बिल्कुल ठीक साबित हुआ, वह लोग सच में गांव के घर के अंदर जा रहे थे। मैं भी उसे घर के करीब चली गई थी और दरवाजे पर ही रुक गई थी। वह दोनों अंदर जा चुके थे। मैंने चुपके से अंदर झाँक कर देखा तो अंदर 4-5 हट्टे-कट्टे आदमी और 1-2 बूढ़े मर्द थे। कुछ लड़कियां बैठी हुई थी। डॉक्टर जतिन लड़कियों के पिता को पैसे दिए और कियारा से कहा कि मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। अभी थोड़ी देर बाद गली के बाहर निकलकर किसी से फ़ोन पर बात करने लगी। मेरे लिए मौका बहुत अच्छा था। मैं उनका पीछा करके आसानी से सारी सच्चाई पता लगा सकती थी कि लड़कियों को कैसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और कहाँ पर किए जा रहे थे। जैसे ही डॉक्टर जतिन गाड़ी में लेकर आए, कियारा और बाकी सारी लड़कियां गाड़ी के अंदर बैठ गई थी। वह लगभग 7 लड़कियां थी और उन सबको गाड़ी में बैठाकर गांव से ले जाया जा रहा था।
उन लोगों को यहाँ से जाने से पहले ही मैंने इतनी देर में डॉक्टर गुप्ता जी को सारी बातें बता दी थी। वह मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, मगर मैं उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ आ गई। उन्होंने अपनी आंखों से इन लड़कियों को डॉक्टर जतिन के साथ जाते हुए देख लिया था। हमने भी दूसरी गाड़ी में बैठकर उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने रास्ते में डॉक्टर गुप्ता को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की सारी कहानी बतानी शुरू कर दी थी। कैसे हमारे गांव से बात शुरू हुई थी और किस तरह से मुझे कियारा पर शक हुआ था। मैंने उन्हें जब सारी बातें बता दिया तो डॉक्टर गुप्ता बहुत गुस्सा किया था कि उन्हें यह बात पहले क्यों नहीं बताई। मैंने इतने दिनों से उनसे ये बात क्यों छुपा कर रखी थी। मैंने कहा, सर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। शायद बिना सबूत कोई भी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता कि सब कौन कौन शामिल था। और अभी भी मुझे डॉक्टर जतिन पर कियारा के नाम का पता बाकी है। लोगों के साथ कौन कौन है मिला हुआ है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। यह बात सुनकर मुझे डॉक्टर गुप्ता बहुत परेशान लग रहे थे। जाहिर सी बात यह परेशानी वाली तो थी ही। उनके अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की ही इज्जत का सवाल बार बार मुझसे बस यही बात पूछ रहे थे कि बेटा अपने अलावा मेरे अलावा इस बारे में किसी और से बात की। मैं उन्हें बहुत यकीन दिलाया कि मैं अभी सिर्फ यह बात आपको ही बताई है और किसी को भी नहीं बताई। तब जाकर उन्हें मेरी बात पर यकीन आया था। वह बेफिक्र हो गए थे। उसके बाद हम लगातार डॉक्टर जतिन की गाड़ी का पीछा करते हुए शहर पहुंच गए थे। अस्पताल की बिल्डिंग के बराबर में ही एक बिल्डिंग बनी हुई थी जहां उनकी गाड़ी अंदर चली गई थी। मैंने भी डॉक्टर गुप्ता को कहा, सर यही मौका है हमारे पास पुलिस को कॉल करके उन्हें बताने का। जल्दी से पुलिस को कॉल कीजिए। और कहने लगे कि कॉल तो मैं करूंगा ही, मगर एक बार खुद तो पूछ लो इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यह सब कुछ करने की। डॉक्टर ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और हम दोनों उनके पीछे चले गए। यह भी अस्पताल की ही बिल्डिंग थी, मगर काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तो इसीलिए मेरा शक कभी भी यहाँ पर नहीं गया था। और हम दोनों अंदर चले गए और हमें देखते ही डॉक्टर जतिन और कियारा के होश उड़ गए थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। डॉक्टर गुप्ता ने मुझे कहा कि बेटा अपना मोबाइल दो, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। मेरा मोबाइल गाड़ी में ही रह गया है। मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर डॉक्टर गुप्ता को दिया तो उन्होंने मेरा मोबाइल ज़मीन पर दे मारा था। यह देखकर तो मैं हैरान हो गई थी कि मेरा फ़ोन टूट चुका था और डॉक्टर गुप्ता ने ऐसा क्यों किया था। मैं बड़ी हैरानी से डॉक्टर गुप्ता की तरफ देख रही थी कि सर आपने यह क्या किया और क्यों किया, तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे कुछ समझने से पहले ही डॉक्टर गुप्ता ने मेरे हाथ मेरे ही दुपट्टे से बांध दिए थे और मुझे डॉक्टर जतिन की तरफ धक्का दे दिया था और कहने लगे कि अगर आज मैं नहीं होता तो हम लोग मर जाते। यह लड़की काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी हुई थी और तुम दोनों को पता भी नहीं चला। उन्होंने कियारा की तरफ देखते हुए कहा कि कियारा तुम इस लड़की के साथ इस कमरे में रहती हो, तुम्हें तो इसके बारे में पता होना चाहिए था ना। यह लड़की हम लोगों के पीछे सबूत इकट्ठे करने लगी थी। यह सुनकर तो मैं हैरान के मारे उन लोगों को देखते ही रह गई थी। मैंने कहा, सर आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं और आप भी इस काम में शामिल हैं। डॉक्टर गुप्ता हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैं भी इस काम में शामिल हूँ। तुम्हें बड़ा शौक था ना यह सब कुछ जानने का, तो चलो आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है। और सच यह है कि हम अपने अस्पताल को बहुत आगे पहुँचाना चाहते हैं, उसे एक ब्रांच बनाना चाहते हैं कि हर जगह हमारे ही अस्पताल के नाम चले। हमारा अस्पताल इतना ज़्यादा फेमस हो जाए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे पास आए। हमें ख़ास तौर के वायरस की जानकारी पर रिसर्च कर रहे हैं। जब हमें पता हुआ कि गांव के लोगों को खासकर लड़कियों में इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पाई गई है, तो जवान लड़कियों के शरीर के अंदर अगर हम वायरस बीमारी नहीं फैला रहे था तो हम इस वायरस को लड़कियों के शरीर में ऑब्जर्व करके इस वायरस की एंटीडोट बना रहे थे। और हम इस वायरस के एंटीडोट सबसे पहले मार्केट में एक्सपोज करना चाहते थे, जो सिर्फ जवान लड़कियों पर ही एक्सपेरिमेंट करके बना सकते थे। वह लड़कियां गांव की सेहतमंद लड़कियां थी और देसी घी और इस तरह का असली खान पीन खाती, इसलिए उन पर वायरस का असर नहीं हो रहा था। मगर इसके अलावा एक और ख़ास बात पता चली कि इस वायरस को उनके शरीर में जाने से उनके शरीर में प्लेटलेट्स की क्वालिटी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। हम उन प्लेटलेट्स से ही तो इस वायरस के खिलाफ एंटीट्यूड बना रहे थे और बहुत ही जल्दी इस कोशिश को
सक्सेसफुल हो जाएंगे। और एक वजह यह भी सुनो कि दूसरे देश की दवाई बनाने वाली कंपनी में हमें एक ऐसी दवाई बनाने के लिए कहा जिसे लड़कियां खाकर अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगे, उनकी हेल्थ हाइट में बढ़ावा हो जाए और टाइम से पहले ही बड़ी हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि दवाई बनाने वाले के लिए दवाई का तजुर्बा भी होना ज़रूरी है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्या यह दवाई कामयाब होगी या नहीं, हमें जवान लड़कियां चाहिए जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जा सके, वह भी अच्छी सेहतमंद लड़कियां। और वह हमें सिर्फ गांव से ही मिल सकती थी। शहर में तो शहर की लड़कियों में जान ही नहीं होती थी, पतली दुबली और डाइटिंग करके अपने आप को फिट रखती हैं। अगर शहर में गांव जैसी लड़कियां मौजूद होती तो हमें इतने पैसे वेस्ट करने नहीं पड़ते थे। यह तो हो गई दो वजह, अब तीसरी वजह भी सुनो। हम बिना मर्द के किसी भी औरत को प्रेग्नेंट करने का तरीका भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब हम इसके लिए भी सेहतमंद लड़कियां ही चाहिए थी और इस काम में मुझ समेत 2-3 डॉक्टर और भी थे। कियारा को भी हमने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने काम में शामिल किया है। अगर तुम चाहो तो अपनी ज़बान बंद रखकर हमारे ग्रुप में शामिल हो सकती हो, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। और कियारा से ही कुछ सीख लो। कियारा सारे मैटर में खामोश खड़ी हुई तमाशा देख रही थी। यह सब मैं अपने कानों से सुनकर शॉक रह गई थी। यह लोग ऐसा भी कर सकते हैं। यह लोग जवान लड़कियों का कितना गलत फ़ायदा उठा रहे थे। यह लोग डॉक्टर को अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन यह लोग तो अपना पैसा कमाने के लिए इस हद तक भी गिर सकते हैं। इससे पहले मैं कुछ कहती कि अचानक ही बाहर पुलिस का सायरन की आवाज़ आने लगी थी। डॉक्टर गुप्ता ने घबराकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दी और कहने लगा कि तुमने बुलाया है पुलिस को, बदतमीज लड़की, ज़रूर तुमने ही बुलाया होगा। उन्हें तभी अचानक आवाज़ आया कि मैंने बुलाया है पुलिस को। जवाब किराए की तरफ से आया था और हम सब लोग उसकी तरफ देखकर चौंक गए थे। तभी उसने अपने कपड़ों में से एक छोटी सी गन निकालकर डॉक्टर जतीन और डॉक्टर गुप्ता पर तान दी। यह देखकर डॉक्टर गुप्ता के मुंह से निकला, कौन हो तुम? और उनके चेहरे पर पसीना आने लगा था। कियारा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। कियारा कहने लगे कि आई एम सुमित्रा, क्राइम ब्रांच। बहुत टाइम से हमें खुफिया शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर इस अस्पताल में कुछ गलत हो रहा है। फिर मुझे स्टूडेंट बनकर यहाँ पर आना पड़ा। मैंने अपनी समझदारी और दिमाग से बहुत जल्दी आप लोगों की नज़र में अपना मुकाम बना लिया था और आप लोगों पर भरोसा दिलाया था। मैं आपका साथ देने के लिए एक अच्छी और भरोसेमंद लड़की हूँ, इसीलिए तो आप लोगों ने मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। मुझे बस आज के दिन का इंतज़ार था और मैं छापा मारकर तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी और साथ ही इस जगह का पता भी लगाना चाह रही थी कि किस जगह पर तुम लोग सब लड़कियों को रखते हो। कियारा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि जहाँ तक सवाल है इस लड़की का, तो मुझे इतना पता था कि यह बहुत ही अच्छी और एहसान करने वाली लड़की है, मगर आज पता चला कि यह लड़की तो बहुत बहादुर है। किराया मेरे हाथ खोले और इतनी देर में ही सारे पुलिस वाले अंदर आ गए थे और उन लोगों को छापा मारकर लड़कियों को बाहर निकाल दिया था और साथ ही उन दोनों डॉक्टरों को भी अरेस्ट कर लिया था। मुझे यह सब देखकर बड़ी खुशी हुई थी और वह दोनों काफ़ी लंबे टाइम के लिए जेल में अपनी सज़ा काटने के लिए चले गए थे और उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने वाली थी। सारी लड़कियां मेरे अपने ही गांव की थी, जिनको मैं अपने साथ गांव लेकर चली गई थी और उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया था। उनके पेरेंट्स भी अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश हुए थे। कियारा ने बड़ी बहादुरी से उन लोगों को पकड़ लिया था और कियारा सारी लड़कियों को पेरेंट्स को बुलाकर उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया था कि अगर आज के बाद उन्होंने पैसों के लालच में अपनी बेटियों को किसी के हवाले किया तो अगली बार वह उन्हें अरेस्ट कर लेगी। असली कसूरवार तो उनके पेरेंट्स थे, जो पैसे लेकर उन लोगों पर भरोसा किए बैठे थे और अपनी झूठी सच्ची बातों में आ गए थे। मैं कियारा से बहुत नाराज़ हुई थी क्योंकि मैं तो उसे बहुत गलत समझ रही थी, लेकिन वह तो कुछ और ही निकली। वह जाते हुए मुझे गले मिलकर गई थी और उसने मुझे वादा किया था कि वह हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहेगी और हमारी दोस्ती भी कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं अपनी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से आज एक अच्छे डॉक्टर बन गई हूँ, लेकिन सुमित्रा यानी कियारा को आज भी अपने हॉस्टल में मिस कर रही हूँ। कियारा से मैं हर महीने उससे मिलने के लिए उसके पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ। हम दोनों की दोस्ती पहले से ज़्यादा गहरी हो गई है। अगर किसी मुसीबत में होती तो कियारा मेरा बहुत साथ देती। अगर हमारी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक काबिल और बहुत ही अच्छी डॉक्टर बन गई हूँ।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।